नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में इग्नू के ग्रेजुएशन प्रोग्राम के एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट BHD LA 136 इसी का इकाई 1 शब्द संपदा और लोकोक्तियाँ इसी पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये BHD LA 136 का जो पूरा सिलेबस है उस पूरे सिलेबस का ये 10% एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि पूरे सिलेबस का 10% तैयारी आपका इसी वीडियो में हो जाएगा। इस कारण से ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर बात करें तो आप देखेंगे कि हर परीक्षा में इसी चैप्टर से 10 से 15 अंक का प्रश्न जरूर ही पूछा जाता है। इसलिए बेहतर होगा कि वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिए ताकि इस चैप्टर का जो भी कॉन्सेप्ट है वो आसानी से क्लियर हो जाए। साथ ही ये जो चैनल है ये इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए विशेष रूप से बनाई गई है। इसमें इग्नू रिलेटेड वीडियोज़, विभिन्न चैप्टर का वीडियो लेक्चर्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, सॉल्व असाइनमेंट या फिर इग्नू रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस की बात हो तो सारा आपको एक ही चैनल में मिल जाता है। इसलिए बेहतर होगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। साथ ही बेल आइकॉन को दबाकर ऑल में भी सिलेक्ट कर लें जिससे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। साथ ही चाहे तो रेगुलर अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगर आज के वीडियो की रूपरेखा की बात करते हैं तो इस वीडियो में हम लोग इकाई 1 को पूरा कंप्लीट देखेंगे। अर्थात आप कह सकते हैं कि ये वन शॉट वीडियो होने वाली है। तो इसमें हम लोग शब्दों का महत्व इस पर चर्चा करेंगे, भाषा के सामाजिक स्तर भेद इस पर चर्चा होगी, शब्दों के विभिन्न स्रोत शब्द भंडार के आधार पर इस पर चर्चा होगी, शब्दों का अर्थ पक्ष को जान लेंगे, शब्द निर्माण की प्रक्रिया इसको जानेंगे, शब्द रचना क्या होती है इसको समझेंगे और अंत में मुहावरे और लोकोक्तियाँ इस पर बात करेंगे। अर्थात पूरा चैप्टर को इसी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं शब्दों का महत्व। आप जानते हैं कि शब्द भाषा की मूल इकाई है। ऐसे तो हम लोग ध्वनि को भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं, लेकिन ध्वनि का कोई अर्थ नहीं होता और शब्द ये क्या है, सार्थक शब्द होते हैं। ये भाषा की मूल इकाई है जो वाक्यों और वाक्यांशों का निर्माण करने के लिए उपयोग होते हैं। अर्थात शब्द से ही भाषा का निर्माण होता है। आप कह सकते हैं कि शब्द से मिलके ही वाक्य बनते हैं और वाक्य से मिलके ही प्रोक्ति का संरचना होता है और ऐसे करके पूरा भाषा का निर्माण हो जाता है। यहाँ तक कि शब्दों का उपयोग करके कविताएं, कहानियाँ, निबंध और अन्य लेखात्मक कार्यों को भी किया जाता है। तो इस तरह से शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे संवेदनाओं, विचारों और ज्ञान को साझा करने के माध्यम होते हैं। अब हम लोग कुछ पॉइंट वाइज शब्दों के महत्व को जान लेंगे। तो पहला ये हो गया संवाद के साधन, अर्थात शब्दों के द्वारा ही हम संवाद कर पाते हैं। तो शब्द भाषा का मूल साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों, भावनाओं और ज्ञान को दूसरों के साथ संवाद कर सकते हैं। ये हमें बातचीत, आपसी समझ और साझा अनुभव करने की संभावना प्रदान करते हैं। अर्थात हम अपने भावों को, विचारों को दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। विचारों का व्यक्तित्व में प्रदर्शन, अर्थात अपने भावों को, विचारों को हम विभिन्न माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। इसके माध्यम से ही हम अपनी प्रतिभा, अपनी कला, साहित्यिक रचनाएं और अन्य व्यक्तित्वों को भी दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं।
वैसे ही शब्दों का उपयोग संवेदनशीलता, संबंध निर्माण और सामाजिक संगठन को सुनिश्चित करने में भी मदद करता है। यह हमें विभिन्न भाषाओं द्वारा व्यक्ति या समुदाय के साथ संवाद स्थापित करने की क्षमता प्रदान करता है। वैसे ही शब्दों का उपयोग शिक्षा, कला, विज्ञान, साहित्य और धर्म जैसे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण है। शब्दों की सही चुनौती, व्याख्या और अभिव्यक्ति हमें विभिन्न ज्ञान और अनुभव के साथ संपर्क स्थापित करने में मदद करती है। शब्दों के माध्यम से ही हम विचारों, आदर्शों और संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं और आपसी समझ और सहयोग को स्थापित कर सकते हैं। तो इस तरह से शब्द काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम लोग भाषा के सामाजिक स्तरभेद इस विषय पर बात करेंगे। भाषा के सामाजिक स्तर भेद की अगर बात करें तो ये विभिन्न तत्वों पर आधारित हो सकता है, जैसे कि सामाजिक पद स्थान, अर्थात अलग अलग पद के लोग, अलग अलग शैली के लोग, है ना, अलग अलग शब्दावली प्रयोग करने वाले लोग। इस तरह से भाषा के जो उपयोग करने का ढंग है ये अलग अलग तरह का होता है और अलग अलग तरह से उपयोग करने का ढंग को ही सामाजिक स्तर भेद कहते हैं। यह भेद लोगों के भाषाई संरचना के माध्यम से उनके सामाजिक परिवेश और सामाजिक समूह के साथ संबंधित हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो वर्गीय भेद, तो ये सामाजिक स्तर भेद का एक अच्छा उदाहरण है। इसमें क्या होता है कि आर्थिक, सामाजिक और जातिगत परंपराओं के आधार पर भाषा के उपयोग में अंतर हमें विशेष रूप से दिखाई देता है। जैसे कि उच्च वर्गीय लोगों की भाषा अक्सर अलग होती है, उनकी शैली, शब्दावली, वाणी प्रयोग में अंतर होता है, जबकि निम्न वर्गीय जो लोग हैं उनके भाषा में अपेक्षाकृत सादगी रहती है। अर्थात ये सामान्य भाषा बोलते हैं, सादगीपूर्ण भाषा बोलते हैं, और जो समृद्ध लोग हैं उनकी जो भाषा की शैली वो थोड़ा सा क्या है, वो अलग होती है। तो इस तरह से हम लोग वर्गीय भेद इसको समझ सकते हैं। वैसे ही सामाजिक समूहों में भेद, जैसे भाषा का सामाजिक स्तर भी सामाजिक समूहों के भेद के आधार पर भी विभाजित हो सकता है। उदाहरण के तौर पर नगरीय क्षेत्रों में चली आ रही भाषा की शैली और शब्दावली शहरी सामाजिक समूहों के साथ संबंधित होती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग होने वाली भाषा ग्रामीण सामाजिक समूहों के अनुरूप होती है। अर्थात नगरीय क्षेत्रों के लोगों की भाषा और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की भाषा में कुछ तो अंतर जरूर होते हैं। वैसे ही औपचारिक और अनौपचारिक रूपों के आधार पर भी आप इसे भेद कर सकते हैं। तो औपचारिक और अनौपचारिक भाषा अर्थात वैसी भाषा जो हम अपने घर में अपने संबंधियों के साथ बात करते हैं या फिर अपने मित्रों के साथ बात करते हैं, दोस्तों के साथ बात करते हैं, जिसमें हम भाषा के कोई रूपों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अर्थात सामान्य तौर पर जो हमें पसंद आता है वो हम बोल देते हैं। तो ये हो गया अनौपचारिक भाषा का रूप। और औपचारिक भाषा अर्थात जो भाषा हम स्कूलों में प्रयोग में लाते हैं, कोई कार्यालयों में, कोई ऑफिस में, है ना, कहीं पर भी जो बना शालीन भाषा है, भाषा जिसमें हम लोग व्याकरण का नियम को भी फॉलो करते हैं, तो वो क्या हो गया, औपचारिक भाषा। तो हम अपने आवश्यकता के अनुसार भाषा के इन रूपों का प्रयोग करते हैं। अपने मित्रों के साथ घरों में सामान्यतः अनौपचारिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं, जबकि स्कूलों में, कार्यालयों में औपचारिक भाषा का ही उपयोग करते हैं। अनौपचारिक भाषा में आत्मीयता अधिक होती है, अर्थात इसमें अपनापन झलकता है। जैसे हम घर में बच्चों को तू बोल के भी पुकारते हैं, तो ये तू बोलना ये अपनेपन को ही दर्शाता है। हम कार्यालयों में और कहीं पर क्या है, किसी को तू नहीं बोलते हैं। वैसे ही दोस्तों में लोग बोलते हैं अबे, तो ये अबे भाषा ये औपचारिक भाषा के रूप में कभी प्रयोग
नहीं किया जा सकता है। तो जो भी हो, ये अनौपचारिक भाषा जो है इसमें आत्मीयता अधिक होती है, और जो औपचारिक भाषा इसमें सीमित शब्दावली का प्रयोग करते हैं और जो आवश्यकता है उसी के अनुसार शब्दों का चयन करते हैं, और इसके प्रयोग में हमेशा सावधानी बरती जाती है। अर्थात जो ज़रूरत है उसी के अनुसार भाषा का प्रयोग किया जाता है, अनावश्यक बातों को नहीं कही जाती है। अब हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक उदात्त कथन, इस पर बात कर लेते हैं। उदात्त कथन के द्वारा दुखद स्थितियों के बातों को या फिर जो असभ्य लगता है, फूहड़ लगता है, ऐसी बातों को सामान्य स्थिति में व्यक्त कर देना, इसी को क्या कहते हैं? उदात्त कथन। उदाहरण द्वारा इसको बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। जैसे किसी की मृत्यु अगर हो जाए तो हम लोग ये नहीं कहते हैं कि उसकी मौत हो गई, ये कहते हैं कि उनका निधन हो गया या देहांत हो गया, ये स्वर्गवास हो गया। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, ये उदात्त कथन का प्रयोग करना होता है। वैसे ही किसी स्त्री के पति की मृत्यु का समाचार देने के लिए हम लोग ये नहीं कहते हैं कि वो विधवा हो गई, बल्कि ये कहते हैं कि उसका क्या है? सुहाग उजड़ गया। अर्थात सुहाग उजड़ना, चूड़ियाँ टूटना, सिंदूर पोंछना जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। उदात्त कथन अमंगलकारी सूचना देते समय झिझक को कम करने और अमंगल का भाव कम करने के लिए भी बोले जाते हैं। परिस्थितियों के अनुसार उदात्त कथन भी बदल जाते हैं। साधारणतः स्त्री के हाथ की चूड़ी के चटक जाने को चूड़ी टूटना की जगह चूड़ी मौल जाना ऐसा कहा जाता है। उदात्त कथन अभद्रता से बचने के लिए भी प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे कहते हैं कि बच्चे ने बिस्तर गीला कर दिया, तो यहाँ पे बिस्तर गीला थोड़ा हुआ, वो तो पेशाब कर दिया इसीलिए गीला हुआ। लेकिन हम लोग वो डायरेक्ट नहीं कह के कहते हैं बिस्तर गीला कर दिया। ये पूछते हैं कि बाथरूम कहाँ है। तो इस तरह के कथनों का हम लोग प्रयोग करते हैं भाषा को अधिक समृद्ध बनाने के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि शब्दों के विभिन्न स्रोत अर्थात इसके शब्द भंडार, इसको समझते हैं। तो ये टॉपिक भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्पत्ति के आधार पर अगर शब्द भेद की बात करें तो 4 प्रकार के शब्दों की हम लोग बात करते हैं। तो पहला जो है वो हो गया तत्सम। तो संस्कृत भाषा के शब्द वो तत्सम कहलाते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होते थे और आज हिंदी में वैसा का वैसा ही प्रयोग में आ रहे हैं, तो उसको तत्सम कहते हैं। अर्थात संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। जैसे अग्नि, क्षेत्र, वायु, ऊपर, रात्रि, सूर्य, इस तरह की सभी शब्द क्या है? तत्सम है। और तद्भव अर्थात जो तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप है उसको तद्भव कहते हैं। अर्थात शब्द रूप बदलने के बाद जो संस्कृत से आए शब्द है उसी को क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। जैसे कि अग्नि, तो अग्नि के बदले हम लोग क्या कह देते हैं? आग। क्षेत्र, क्षेत्र के बदले खेत। वायु, वायु के बदले हवा, है ना। वैसे ही सूर्य, सूर्य के बदले सूरज। तो ये सब जो शब्द हैं ये तद्भव कहलाते हैं। अब देशज, तो देशज शब्द नाम से ही स्पष्ट है कि ये शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण या परिस्थिति के अनुकूल होने के कारण ये भाषा में आ गए। अर्थात हमारे देश में ही जिन शब्दों की उत्पत्ति हुई उसको क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। सामान्यतः अगर आप डिक्शनरी को खोजेंगे तो ये सब शब्द अधिक नहीं मिलते हैं, है ना। बहुत सारे देशज शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना, डिबिया, फुनगी, तेंदुआ, तो ये सब जो शब्द है ये देशज शब्द हैं। वैसे ही अगर चौथा रूप का बात करें तो ये है आपका विदेशज शब्द। नाम से ही स्पष्ट है कि वैसे शब्द जो दूसरे भाषाओं से या फिर आप कह सकते हैं कि दूसरे देशों से आया है, वो हो गया विदेशज शब्द। तो ये विदेशी जातियों के संपर्क में आने से हमारे भाषा में बहुत सारे शब्द प्रयुक्त होने लगे हैं उन भाषाओं के, तो ये सारे शब्द विदेशज शब्द हैं। जैसे स्कूल, अनार, आम, कैंची
अचार, पुलिस, टेलीफोन, रिक्शा आदि। आप देखेंगे कि अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द हिंदी में मिले हुए हैं। ऐसे ही बहुत सारे शब्द अरबी, फारसी, ये सब के हिंदी भाषा में मिले हुए हैं। वैसे ही चीनी भाषा के भी कुछ शब्द मिलेंगे, फ्रांस का भी कुछ शब्द आपको मिलेंगे। तो विभिन्न देशों के विभिन्न भाषाओं के संपर्क में आने के कारण जो भी शब्द हिंदी भाषा में मिल गए हैं, उन सारे शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं और अब ये हिंदी के साथ मिलकर हिंदी के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। अब हम लोग शब्दों के अर्थ पक्ष पर बात कर लेते हैं। तो अर्थ पक्ष की अगर बात करें तो इसमें हम लोग शब्दों को कई प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। पहला जो है वो है समरूपी शब्द, जिसको अंग्रेजी में होमोनिम्स कहते हैं। अर्थात कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, तो वैसे शब्दों को समरूपी शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें पर, तो पर शब्द का कई अर्थ है। जैसे पर का ही अर्थ पंख है, पर लेकिन के लिए भी प्रयुक्त होता है और पर ऊपर को भी कहते हैं। वैसे ही कल, इस शब्द की बात करें तो कल दूसरा दिन को भी कल कहते हैं, आने वाला जो दिन है उसको कल कहते हैं। मशीन को भी कल कहते हैं, चैन को भी कल कहते हैं। वैसे ही अगर मगर, इस शब्द का उदाहरण देखें तो लेकिन के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है और एक प्राणी अर्थात जो क्या है मगर मछली ना, उसके लिए भी ये प्रयुक्त होता है। वैसे ही कुछ अगर ऐसे बात करें जैसे मेल, तो हिंदी में मेल मतलब मिलना या मित्रता के लिए प्रयुक्त होता है और वही मेल अगर अंग्रेजी की बात करें तो मेलगाड़ी के लिए प्रयुक्त होता है। आम, अगर इस शब्द का ये क्या है एक सामान्य फल के लिए प्रयुक्त होता है, तो अरबी भाषा में आम सामान्य या साधारण लोगों के लिए प्रयुक्त होता है। तो इस तरह का जो शब्द है तो वो आपका हो गया समरूपी शब्द। अब बात करते हैं हम लोग पर्याय अर्थात सिनोनिम्स, जिसको भी हम लोग पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। जब एक से अधिक शब्दों का अर्थ समान होता है तो उसे पर्याय कहते हैं और व्याकरण में इसे ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे सूरज, इसको कई नामों से जाना जाता है ना, जैसे कि सूर्य, भानु, रवि, दिवाकर, आफताब। चंद्र, इसको भी चंद्रमा, राकेश, मेहताब, चांद, निशाकर। कमल, इसको पंकज, नीरज, राजीव, पद्म, अंबुज, इन नामों से जाना जाता है। तो अगर दोनों में आप अंतर करना चाहें, अर्थात जो हम लोग देखें समरूपी शब्द और अभी जो देख रहे हैं पर्यायवाची शब्द, तो दोनों में क्या अंतर है? तो समरूपी का मतलब हो गया कि एक ही शब्द का कई अर्थ, एक ही शब्द का कई अर्थ, और पर्यायवाची का मतलब हो गया कि एक ही शब्द का कई और नाम, है ना। तो इस तरह से दोनों में आप अंतर कर सकते हैं। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि भाषा में पर्याय होते ही नहीं हैं, अर्थात कुछ का मानना है कि ये पर्यायवाची शब्द होते ही नहीं हैं, हर शब्द का अपना विशिष्ट अर्थ होता है। हम सूरज डूब गया कहेंगे, लेकिन दिवाकर डूब गया सामान्यतः नहीं कहते हैं। अर्थात सूरज का जब पर्यायवाची शब्द है दिवाकर, तो सूरज डूब गया के बदले दिवाकर डूब गया भी कहा जाना चाहिए था, लेकिन आप देखेंगे कि सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। बोलचाल में हम इनमें से प्राय किसी एक शब्द को ही अपने व्यवहार के लिए लेते हैं। शेष शब्द या तो शैलीगत है या फिर साहित्यिक है, साहित्यकारों द्वारा अपनी रचनाओं में सौंदर्य वृद्धि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। घर और गृह, ये दोनों भी पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन इनके प्रयोग अलग अलग होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर कहा जाए कि घर के जगह पर अगर हम गृह का प्रयोग कर दें सभी जगह तो नहीं चलेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं घर बसाना, अब घर बसाना को गृह बसाना तो नहीं कह सकते, है ना, घर बसाना ही कहना पड़ेगा। हाँ, घर उजड़ना, गृह उजड़ना तो कह नहीं सकते, है ना। लेकिन कुछ जगह है जहाँ पर गृह शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि गृह कलह, गृह लाभ, गृह त्याग। तो
अर्थात क्या है, सभी शब्दों का अलग अलग प्रयोग है, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। लेकिन जो भी हो, पर्यायवाची शब्द तो हमें पढ़ना ही है। अब हम लोग अगला शब्द है जो देखते हैं, वो क्या है, विलोम शब्द अर्थात उल्टा शब्द। तो जिस प्रकार समान अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहे, उसी तरह जो विरोधी अर्थ वाले और उल्टा अर्थ वाले उसको विलोमार्थी या फिर विपरीतार्थक शब्द भी हम लोग कहते हैं। जैसे छोटा का बड़ा, ठंडा का गर्म, अच्छा का बुरा, अमीर का गरीब, इस तरह से आप क्या है, हजारों विलोम शब्द आप जानते हैं। अब सह प्रयोग ये समझ लेते हैं कि ये क्या होता है, कि शब्द एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। अर्थात अर्थ की दृष्टि से अगर हम लोग देखें, हत्या इस शब्द का जैसे ही हम लोग प्रयोग करते हैं, तो इसका प्रयोग करते ही पुलिस, गिरफ्तार, अदालत, सजा आदि शब्द स्वतः ही ध्यान में आ जाते हैं। वैसे ही अगर रेगिस्तान इस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इस शब्द का प्रयोग करते ही गर्मी तो ऊंट तो नखलिस्तान आदि शब्द ऑटोमेटिक जुड़ जाते हैं। तो शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए सह प्रयोग करने वाले अन्य शब्दों का उपयोग करना पड़ता है, और एक शब्द को सीखते समय अन्य समक्षेत्रीय सहयोगी शब्दों को भी सीखना आवश्यक है, तभी ये हो सकता है। अर्थात इन शब्दों को समझने के लिए इसका जो समक्षेत्रीय शब्द है, जैसे हत्या के लिए जो समक्षेत्रीय शब्द हो गया, पुलिस, गिरफ्तार, अदालत, सजा, तो इन सब का भी क्या है, अर्थ आपको जानना पड़ेगा, तभी आप क्या है, सह प्रयोग सीख सकते हैं या कर सकते हैं। सह प्रयोग का शैली के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। हाँ, चलिए अब शैली की बात करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं समा और परवाना, ये आपने बहुत बार सुना होगा, एक साथ इसका प्रयोग होता है। वहीं पर अगर क्या है, बदल दें, समा के बदले क्या कह दें, दिया और परवाना, तो अच्छा नहीं लगेगा। वैसे ही अगर समा शब्द रहने दें और परवाना का जो अर्थ होता है कीट या कीड़ा, वो डाल दें और समा और कीट कहें, तो भी क्या नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे प्रयोग में शब्द बदलने पर भाषा में शैलीगत दोष आ जाता है। तो यहाँ पे सह प्रयोग की बात हो रही है कि समा के साथ परवाना शब्द का ही प्रयोग होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं शब्द निर्माण। शब्द निर्माण की क्या प्रक्रिया है, कैसे नए नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो भाषा के अपने शब्द भाषा बोलने वाले समाज में सदियों से चले आ रहे हैं। सामाजिक व्यवहार में शब्दों की रचना में काट छांट होती रहती है। अर्थात बहुत सारे पुराने शब्द हैं जो छूट जाते हैं और बहुत सारे नए नए शब्द क्या है, व्यवहार में आ जाते हैं। इस दृष्टि से देखें तो भाषा भी एक सामाजिक संपदा है। जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होते रहता है, विकास होते रहता है, वैसे वैसे ही भाषा में भी परिवर्तन और इसमें भी विकास होता रहता है। तो शब्दों का विकास भी सामाजिक विकास के साथ ही जुड़ा हुआ है। भाषा को व्यवस्थित रूप देने में लेकिन व्याकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा के बहुत थोड़े से शब्द मूल में व्यवस्थित होते हैं और भाषा उन मूल शब्दों से कई शब्दों की सृष्टि करती है। अर्थात मूल शब्दों की संख्या कम है, लेकिन जो व्युत्पन्न शब्द है अर्थात जो नए शब्द है ये बहुत सारे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर बच्चा को मूल शब्द कहा जाए तो इसमें आप देखेंगे अगर पन लगा दिया जाए तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, बचपन। तो यहाँ पर जो पन है ये एक प्रत्यय है जो क्या है, उस अवस्था का बोध कराता है। तो इस तरह से बच्चा ये हो गया मूल शब्द और ये बचपन ये हो गया आपका व्युत्पन्न शब्द। इस दृष्टि से प्रत्यय के अगर अन्य उदाहरण देखें तो जैसे नया ये हो गया मूल शब्द और उसमें पन लगा दिए तो नयापन बन गया, बांका में पन लगा दिए तो बांकपन बन गया। इस तरह से तो क्रिया रचना में कर ये भी क्या है, एक मूल शब्द है, लेकिन
इस मूल शब्द से बहुत सारे व्युत्पन्न शब्द हैं, जैसे कर से ही किया, कर से ही करता, कर से ही करना, कर से ही करेगा, तो आदि बहुत सारे व्युत्पन्न शब्द हैं। एक मूल क्रिया रूप जिसे व्याकरण में धातु कहा जाता है ना, संस्कृत में आप इस बात को ज़्यादा देखेंगे है ना कि मूल शब्द को धातु कहा जाता है। तो उस मूल शब्द से सैकड़ों शब्दों की व्युत्पत्ति होती है। मूल शब्द में प्रत्ययों को जोड़ने से नए नए शब्द का निर्माण होता है। प्रत्ययों का प्रयोग भी दो प्रकार से होता है। कुछ प्रत्यय शब्द के अंत में आते हैं, जैसे पन, त्व, ता, इस तरह से, और कुछ प्रत्यय शब्द के आरंभ में आते हैं, जैसे अ, अप, बे, ना, इस तरह। तो जो शब्द से पहले जिसका प्रयोग होता है, जिस प्रत्यय का, उसको व्याकरणिक भाषा में उपसर्ग भी कहा जाता है, और कुछ विद्वान इसे पूर्व प्रत्यय भी कहते हैं। हिंदी में शब्द निर्माण के लिए हम ज़्यादातर संस्कृत भाषा का ही सहारा लेते हैं, अर्थात जो तत्सम शब्द है, आप कह सकते हैं संस्कृत के जो मूल शब्द है उसी का हम क्या है अधिक सहारा लेते हैं और उसी से व्युत्पन्न शब्दावली बनाते हैं। काहे कि जो संस्कृत भाषा के शब्द है इसमें नए नए शब्द बनाने की क्षमता अपार है। उदाहरण के तौर पर आयोग, ये शब्द का अगर उदाहरण ले तो अंग्रेजी में कमीशन का ये वाचक शब्द है, लेकिन इस अर्थ में यह संस्कृत में प्रचलित नहीं था। संस्कृत में योग, संयोग, नियोग, वियोग ये शब्द तो प्रचलन में थे, लेकिन आयोग नहीं थे। तो हमने क्या किया कि इस कमीशन शब्द के लिए आयोग इस शब्द का निर्माण किया और इस अर्थ में ये शब्द अभी तक चल रहा है। और सिर्फ आयोग शब्द का ही निर्माण नहीं किया, और जैसे अगर कमिश्नर, तो कमिश्नर के लिए हम लोग क्या करने लगे, आयुक्त, है ना। डिप्टी कमिश्नर के लिए उपायुक्त, हाई कमिश्नर के लिए उच्चायुक्त। तो इस तरह से ये आयोग शब्द से ही ये सारे क्या है, व्युत्पन्न शब्दावली है। शब्द निर्माण में संस्कृत से तो सर्वाधिक शब्द लिए ही गए हैं, इसके अलावे और दूसरे भाषाओं से भी बहुत सारे शब्द लिए गए हैं, है ना। जो भारत का जो भाषा आयोग है वो क्या करते हैं, शब्दावली के निर्माण के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांत निर्धारित किए हैं। इसमें संस्कृत से तो लेंगे ही, अन्य भाषाओं के भी जो प्रचलित शब्द है उसको भी हिंदी के शब्द भंडार में स्वीकृत किया जा सके, इस पर ध्यान दिया है। यह भी प्रावधान है कि अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को यथावत ले लिया जाए और नए शब्द के लिए शब्द गढ़ने पर भी जोर दिया जाए। इस दृष्टि से अब हिंदी में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का जो बात करते हैं, या फिर कार्बन, नाइट्रोजन, टरबाइन, तो ये सब जो शब्द है, जो अंतर्राष्ट्रीय शब्द है, विदेशज शब्द है, उसको अब क्या है हिंदी में भी मूल शब्द के रूप में स्वीकार कर लिए गए हैं। बहुत सारे शब्द हैं जिसका हमारे हिंदी में भी क्या था, अर्थ था। जैसे अगर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को हिंदी में हम लोग प्राणवायु कहते थे, है ना, लेकिन आजकल अब वो ऑक्सीजन के रूप में ही प्रचलित हो गया है। अब हम लोग बात करते हैं शब्द रचना, किस तरह से हम शब्दों की रचना करते हैं। तो शब्द दो प्रकार के होते हैं, जिसके बारे में हम लोग पिछले सेक्शन में बात भी किए। एक हो गया मूल शब्द, जिसकी संख्या कम होती है, जिसका टुकड़ा करना संभव नहीं है, अर्थात यही क्या है, सबसे छोटे रूप होते हैं और इनका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, बांट नहीं सकते, बांट देंगे तो वो अर्थहीन हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर जैसे घर, आँख, देश, काम, जल, प्रेम, शब्द, पास, दौड़, पहुँच, चाल, तो ये सबको हम क्या नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते। अलग करेंगे, बांटेंगे, टुकड़ा करेंगे तो वो अर्थहीन हो जाएगा। और व्युत्पन्न शब्द, तो व्युत्पन्न शब्द वे कहलाते हैं जो मूल शब्दों में प्रत्यय जुड़कर या फिर कोई अन्य शब्द जुड़कर नए नए शब्द बनते हैं, तो वो हो गया आपके व्युत्पन्न शब्द। जैसे घर, इसमें वाला जोड़ दिए तो घर वाला हो गया, है ना। उसके बाद जैसे अपना, उसमें जोड़ दिए पन,
तो अपनापन हो गया, बच्चा में जोड़ दिए पन तो बचपन हो गया। तो ये सारे शब्द व्युत्पन्न शब्द हैं। अब व्युत्पन्न शब्द हम कैसे बनाते हैं? मूल शब्द में तो वो क्या है, उसका खंड टुकड़ा कुछ नहीं होता है, लेकिन उस मूल शब्दों से हम व्युत्पन्न क्या शब्द कैसे कैसे बनाते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो पहला है उपसर्ग का प्रयोग करके, जिसको कि पूर्व प्रत्यय भी कहा जाता है। तो ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे हमने बात किया कि शुरू में लगने वाला जैसे यस, उससे पहले लग गया अप तो अपयस। जैसे मानना, उससे पहले लग गया अवमानना, तो ये अप अव ये उपसर्ग के उदाहरण हैं। और प्रत्यय, तो जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में विशेषता ला देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे हमने बात किया पन, अपनापन, बच्चा में लगा तो बचपन, त्व जैसे ममत्व, महत्व, है ना। तो इस तरह से ये सब जो शब्दांश हैं ये प्रत्यय कहलाते हैं। व्युत्पन्न शब्दों का दूसरा प्रकार भी है जिसमें दो शब्द मिलते हैं और इस प्रकार से निर्मित शब्द को समस्त पद या सामासिक पद की संज्ञा दी जाती है, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, समास भी कहते हैं ना। तो शब्द निर्माण में प्रत्ययों की भांति ही इस सामासिक रचना का भी विशेष महत्व है। अर्थात इस सेक्शन में हम लोग शॉर्टकट में समास की बात करने वाले हैं। जब दो या अधिक शब्द अपने संबंधी शब्दों को छोड़कर एक साथ मिल जाते हैं तब उनके मेल को समास कहते हैं। हम लोग बोलते ही हैं कि दो शब्दों के सार्थक मेल को समास कहते हैं, और मिलके जो शब्द बना उसको सामासिक शब्द कहते हैं या सामासिक पद कहते हैं। शॉर्टकट में जान लेते हैं समास के भेद। ऐसे अगर हम लोग भेद को स्किप भी करें तो चल सकता है, लेकिन कभी कभी क्या है पूछ देता है शॉर्ट टिप्पणियों के रूप में कि समास किसे कहते हैं और इसके भेद क्या होते हैं, सोदाहरण लिखें, तो इसको हम लोग जान लेंगे। तो समास के भेद की बात करें तो पहला जो है वो अव्ययी भाव, जिस समस्त पद का प्रथम पद प्रधान हो और सारा पद क्या हो अव्यय की तरह कार्य करे, उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे आजीवन अर्थात जीवन भर, प्रतिदिन अर्थात दिन दिन, ये है। तो अव्यय की तरह जो काम करे वो हो गया आपका अव्ययी भाव समास। वैसे ही तत्पुरुष समास की अगर बात करें तो इसमें उत्तर पद प्रधान होती है और कर्ता को छोड़कर सभी कारकों की विभक्ति का लोप होता है। तो जो हम लोग कारकों की बात करते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, इस तरह से, तो वो जितना हमारा क्या है कारक का भेद है तो तत्पुरुष का भी क्या है उतना ही भेद है। इसमें जो कारक चिन्ह है उसको लोप करके सामासिक पद बनाए जाते हैं। जैसे स्वर्ग को प्राप्त, तो को हटा देते हैं तो स्वर्ग प्राप्त हो गया। दिनों के नाथ, इसमें के हटा देते हैं तो दीनानाथ बन जाता है। तो इस तरह से ये तत्पुरुष समास का उदाहरण हुआ। कर्मधारय, जहाँ पर उपमेय उपमान वो विशेषण और विशेष्य का संबंध हो उसको क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे चंद्रमुख अर्थात चंद्रमा के समान मुख, उसको क्या कहते हैं, चंद्रमुख। तो यहाँ पर उपमेय उपमान का संबंध है। वैसे ही पीताम्बर, पीला अंबर, तो यहाँ पर पीला हो गया विशेषण और अंबर हो गया विशेष्य अर्थात संज्ञा। तो यहाँ पर विशेष्य विशेषण का संबंध है। तो इस तरह ये हो गया आपका कर्मधारय समास। द्विगु, अगर द्विगु समास का बात करें तो आप जानते हैं क्या कहते हैं संस्कृत में, संख्या पूर्वो द्विगु, अर्थात जिस शब्द का पहला पद वो क्या है संख्यावाचक हो, संख्या हो तथा इससे पूर्ण समूह या समाहार का ज्ञान हो उसको क्या कहते हैं, द्विगु कहते हैं। जैसे नवग्रह, तो 9 ग्रहों का समूह को नवग्रह कहते हैं। त्रिलोक, तीनों लोकों के समाहार को त्रिलोक कहते हैं। तो ये हो गया द्विगु। द्वंद्व समास का बात करें तो ये कहते हैं कि जहाँ पर दोनों ही पद प्रधान होते हैं और इन दोनों पदों को अगर हम अलग करें तो उसके लिए कहीं पर और, कहीं अथवा, कहीं या, एवं, ये सब शब्द लगता है। तो उसको क्या कहते हैं, द्वंद्व समास, अर्थात दोनों ही पद महत्वपूर्ण है, प्रधान है। जैसे पाप पुण्य, माता पिता,
ऊंच नीच। ये अगर इसका विग्रह करते हैं तो पाप पुण्य को क्या लिखेंगे? पाप और पुण्य। ऊंच नीच को ऊंच या नीच। तो इस तरह से और, या, एवं, अथवा ये सब शब्द का प्रयोग करके इसका विग्रह कर सकते हैं। और अंत में जो समास का भेद है, छठवां भेद, वो हो गया आपका बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास उसको कहते हैं जो सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करे। जैसे नीलकंठ, तो नीलकंठ अर्थात नीला है कंठ, अगर ऐसा बोलेंगे तो ये बहुव्रीहि नहीं हुआ। लेकिन नीला है कंठ जिसका, फिर हम सोचते हैं कि किसका कंठ नीला है, तो शिव जी का बात आता है, तो ये क्या हो गया? बहुव्रीहि का उदाहरण। पीतांबर, तो अभी हमने देखा पिछले सेक्शन में कि पीला अंबर अर्थात पीला कपड़ा, तो ये आपका हो गया कर्मधारय समास। लेकिन अगर इसका अर्थ इस तरह से निकालें कि पीला अंबर पहनने वाला, तो इसका अर्थ हो गया विष्णु जी, है ना। जैसे हम लोग खूब बात करते हैं लंबोदर, लंबा है उदर जिसका वो, तो उदर लंबा तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन ये विशेष रूप से गणेश जी के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो इस तरह का जो समास है उसको क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो इस तरह से विभिन्न तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। मुख्य रूप से जो हम लोग बात किए वो उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा और समास द्वारा। अब हम लोग कुछ और शब्द को देख लेते हैं, इनसे भी क्या है? शब्दों का निर्माण होता है। जैसे ध्वन्यार्थ व्यंजक शब्द, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका कोई खास अर्थ नहीं होता है, लेकिन इनकी ध्वनियाँ ही ऐसी होती है कि अर्थ को व्यंजित करती है। जैसे अगर हम लोग बात करें गड़गड़ाना, खनखनाना, खड़खड़ाना, घड़घड़ाना, टप टप, तो ये सब जो शब्द है ऐसे कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इनकी ध्वनियाँ ही है जो इनके अर्थ को व्यंजित करती है। तो ये शब्द भी क्या है? शब्द निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। वैसे ही पुनरुक्त शब्द का अगर बात करें तो द्वंद्व समास की तरह ही ये भी होते हैं, जिसमें दोनों शब्द क्या है? समान होते हैं और इन शब्दों का वाक्य में विशिष्ट अर्थ प्रकट होता है। जैसे हम लोग कहते हैं गांव गांव में, तो हर गांव में या सभी गांव में, उसके लिए हम लोग ये प्रयोग कर देते हैं। पल पल अर्थात हर पल, है ना। रो रो कर अर्थात बहुत रोने रोकर, है ना। तो इस तरह का जो शब्द है इसको क्या कहते हैं? पुनरुक्त शब्द। तो ये सारा तरीका हुआ जो शब्द निर्माण का तरीका है। अब हम लोग इस वीडियो का जो अंतिम सेक्शन है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, आप देखेंगे कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इससे नियमित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, अब इस पर बात करते हैं। क्या होता है मुहावरा और क्या होती है लोकोक्तियाँ? तो आप सब इस बात से अवगत हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश होता है जो रचना में अपना विशेष अर्थ प्रकट करता है। रचनाओं में भावगत सौंदर्य की दृष्टि से मुहावरों का विशेष महत्व है। इसके प्रयोग से भाषा सरस, रोचक, प्रभावपूर्ण बन जाता है। इसके मूल रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता, अर्थात इनमें से किसी शब्द का पर्यायवाची शब्द आप प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे हम लोग बोलते हैं कमर टूटना, तो कमर का एक पर्यायवाची शब्द है कटी, तो कमर टूटना को हम कटी टूटना नहीं कह सकते हैं। अर्थात शब्द को हम मूल शब्द को क्या नहीं कर सकते? परिवर्तन नहीं कर सकते। हाँ, क्रियापद में काल, पुरुष, वचन आदि के अनुसार परिवर्तन अवश्य होता है। ठीक है, इस पर हम लोग अगर उदाहरण की बात करें, जैसे बताए कमर टूटना, तो यहाँ पर टूटना जो शब्द है, तो टूटना के बदल में हम टूट गया, है ना, टूट जाएगा, इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात जो क्रिया शब्द है उसमें आवश्यकता अनुसार, काल के अनुसार, पुरुष के अनुसार, वचन के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन कमर को बदलकर कटी ऐसा नहीं कर सकते। जैसे अगर हम लोग ये बात कहें कि जवान बेटे के मरने से उसके पिता की कमर टूट गई, तो जवान बेटे के मरने से पिता की कमर टूट गई, तो टूटना क्या बदल हो गया? टूट गई में। तो ऐसा परिवर्तन हो सकता है, लेकिन
कमर के बदले कटी शब्द का प्रयोग करेंगे तो ये संभव नहीं है। ये भी आप जानते हैं कि मुहावरा अपूर्ण वाक्य होता है, अर्थात वाक्यों के बीच में ही इसका क्या होता है, प्रयोग होता है, और प्रयोग होकर ये वाक्य का ही क्या अभिन्न अंग बन जाता है। मुहावरे के प्रयोग से वाक्य में व्यंग्यार्थ उत्पन्न होता है। ये शब्द शक्ति की बात हो रही है। 3 शब्द शक्ति की हम लोग बात करते हैं, है ना, अभिधा शब्द शक्ति ना, लक्षणा और व्यंजना। तो व्यंजना शब्द शक्ति है, उसी का जो अर्थ आता है उसी को व्यंग्यार्थ कहते हैं, अर्थात उसमें कहा कुछ जा रहा है और उसका अर्थ कुछ और निकल जा रहा है। जैसे अभी हमने बताया कि जवान बेटे के मरने से पिता की कमर टूट गई, तो यहाँ पे कमर टूटना का अर्थ कुछ और हुआ कि पिताजी बेसहारा हो गए। तो कमर टूटना का अर्थ आना बेसहारा होना, ये किस तरह का अर्थ है, तो ये है व्यंग्यार्थ, है ना। अतः मुहावरे का शाब्दिक अर्थ न लेकर उसका भावार्थ ग्रहण करना चाहिए। अब हम लोग कुछ मुहावरों का उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं अंग अंग खिल जाना, अर्थात खुश हो जाना, अंग छूना कसम खाना, अंग अंग टूटना सारे बदन में दर्द होना, कमर टूटना बेसहारा होना। तो इस तरह का मुहावरे का बात हुआ। अब अगर हम लोग लोकोक्ति का बात करते हैं तो लोकोक्ति का अर्थ है लोक की उक्ति, अर्थात जन कथन, अर्थात वो बातें जो लोग कहते आ रहे हैं और धीरे धीरे ये बातें ऐसी प्रचलित हो गई कि वो अब कहावत का रूप ग्रहण कर लिया। तो ऐसे शब्दों, ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं, लोकोक्ति कहते हैं। इसका जन्म लोक जीवन से ही जुड़ा हुआ है। प्रत्येक लोकोक्ति समाज में प्रचलित होने से पूर्व अनेक बार लोगों के अनुभव की कसौटी पर कसी गई है और सभी लोगों के अनुभव उस लोकोक्ति के साथ एक से रहे हैं, तब ये कथन सर्वमान्य रूप से हमारे सामने है। अर्थात बहुत बार ये टेस्टेड हुआ और हर टेस्ट में ये पास हुआ ना, तब जाके अब ये सर्वमान्य रूप से प्रचलित हो गया। लोकोक्तियाँ देखने में तो छोटी लगती है परंतु उनमें भाव अधिक रहता है। लोकोक्तियों के प्रयोग से रचना में भावगत विशेषता आ जाती है। उदाहरण की अगर बात करें तो हम लोग बोलते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अर्थ निकालेंगे, अर्थात काम भी पूरा हो जाए और उसमें कोई दिक्कत भी ना आए, है ना। वही खोदा पहाड़ निकली चूहिया, अर्थात मेहनत अधिक किए और जो फल मिला वो बहुत कम। ऐसा भी हम लोग कहते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अर्थात संपन्न हो जाने के बाद, कार्य पूरा हो जाने के बाद अब उसके बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं है। और एक महत्वपूर्ण ये भी एक लोकोक्ति है, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, अर्थात न तो शर्त पूरा होगा और न ही उसके अनुसार काम होगा। तो इस तरह की लोकोक्तियों का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब इसी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर क्या है। आप देखेंगे कि शॉर्ट नोट्स में ये पूछा ही जाता है, तो समझ लेते हैं। बस 2-3 पेज का ये स्लाइड है, फिर ये वीडियो समाप्त होने वाला है। तो आपने देखा अभी कि जो मुहावरा है वो वाक्यांश होता है, अर्थात पूरा वाक्य नहीं होता है। इसके अंत में सामान्यतः होना, जाना, देना, करना ये सब लगा रहता है ना। तो क्रिया का जो मूल रूप है वो लगा रहता है अंत में, जिसका वाक्य में प्रयोग करते समय क्या है, लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, काल के अनुसार, कारक के अनुसार उसके रूप बदल दिए जाते हैं। लेकिन लोकोक्ति जो है ये अपने आप में पूर्ण वाक्य होती है और प्रयोग स्वतंत्र वाक्य की तरह ज्यों का त्यों होता है, अर्थात इसमें क्या नहीं करते हैं, कोई बदलाव नहीं करते हैं। जैसे हमने कमर टूटना का उदाहरण लिया कि कमर टूट गया, तो क्या कर दिए, टूट जाना, जाना को गया कर दिए। तो क्या है, इसका रूप में परिवर्तन करते हैं, लेकिन लोकोक्ति में ऐसा परिवर्तन नहीं करते हैं। उदाहरण के द्वारा बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मुहावरा का अगर बात करें तो जैसे अंग अंग फूले ना समाना, तो लास्ट में क्या है, समाना। अब इस समाना को हम लोग क्या करते हैं,
ज़रूरत के अनुसार बदल करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे परीक्षा का परिणाम पाकर मोहन का अंग अंग फूला नहीं समाया, तो यहाँ पे समाना को क्या कर दिया, समाया। आवश्यकता अनुसार ऐसा परिवर्तन कर सकते हैं। अब लोकोक्ति का बात करें, जैसे कि एक लोकोक्ति है, घर का भेदी लंका ढाए। वाक्य में प्रयोग देखते हैं तो विभीषण के भेद खोलने पर ही रावण का अंत संभव हुआ। यह सत्य है कि घर का भेदी लंका ढाए। तो ये जो लोकोक्ति है पूरा का पूरा इसका प्रयोग हुआ, इसमें कोई काट छाट नहीं हुआ, इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो मुहावरा और लोकोक्ति में यही क्या है, मुख्य अंतर है। कुछ गौण अंतर की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि मुहावरों का जो अंत होता है उसमें अंत में ना ये शब्द ही ज़्यादा रहता है, लेकिन लोकोक्ति में ऐसा नहीं है। वैसे ही मुहावरों में क्रिया, स्थिति या दिशा की प्रतीति होती है, लेकिन लोकोक्ति में जीवंत सत्य या अनुभव किए सत्य को व्यक्त किया जाता है। वैसे ही किसी कथन के समर्थन या खंडन का माध्यम लोकोक्ति होती है, जबकि मुहावरों से प्राय सामान्य क्रिया की ही पूर्ति होती है। और लोकोक्तियों में व्यंजना की गूंज और अनुगूंज निहित होती है, लेकिन मुहावरों का आधार प्राय लक्षणा को ही माना जाता है। इस प्रकार दोनों के अंतर को स्पष्ट किया जा सकता है। तो अब आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।